आज हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th का जो है ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें हम देखेंगे द स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है ये हम आज पढ़ेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं गवर्नर को। किसको बोलते हैं हम? गवर्नर को। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को ऑलरेडी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया है, ये इसको अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ ए नॉमिनल हेड। द रियल अथॉरिटी इज़ विद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो ये स्टेट का जो है ये नॉमिनल हेड होता है, जैसे कि रस्तोगी ने इस अपनी बुक पे भी लिखा हुआ है। ये सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली क्लास 11th के लिए। अगर क्लास 11th के बच्चे जो हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम 90% मार्क्स उनको पॉलिटिकल साइंस में मिल ही होंगे। तो मैंने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को बोला था, जो एकेडमी में पढ़ाता हूँ कुपवारा में, ई प्लेनेट एकेडमी कुपवारा में, तो वहाँ पे भी मैं इसी से ज़्यादातर मटेरियल कंसल्ट करता हूँ और M.K. चोपड़ा की बुक से भी मैं कंसल्ट करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स से यही एडवाइस करता हूँ उनको कि आप इसी बुक्स के थ्रू जाइए। जैसे यहाँ पे स्टेट गवर्नर को हम गवर्नर बोलते हैं, क्लियर पॉइंट्स में है GOVERN और गवर्नर। तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है इसको अपॉइंट करता है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नॉर्मली ही इज अ पर्सन हु हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ। इसके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस होती है पब्लिक लाइफ के रिलेटेड। और आगे इसकी क्वालिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी क्वालिफिकेशंस हम स्टार्ट करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन नंबर ए है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले ये इस देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है इसकी एज 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन है ये कोई भी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स मुलाजिम, जॉब जो कहीं भी कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, इसको उससे पहले रिजाइन देना है। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ये स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो ये पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। अगेन मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, पहले इसकी क्वालिफिकेशन है देश का नागरिक। दूसरी क्वालिफिकेशन इसकी एज 35 साल की होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, कर्मचारी मीन्स मुलाजिम। और चौथी क्वालिफिकेशन है इसके लिए, ये स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट का। तो ओबियसली हम क्या देखते हैं, हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसको जब हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं, नॉर्मली एंड यूजुअली गवर्नर holds the office for the time period of 5 years. He holds the office during the pleasure of the president. यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे इसको टर्मिनेट भी प्रेसिडेंट कर सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट किया, वही इसको टर्मिनेट भी कर सकता है। गवर्नर इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट। लिहाजा गवर्नर जो होता है ये लिंक होती है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर to provide the necessary and relevant information to the President of India from time to time regarding the happenings, regarding the events of the government and powers and functions of the governor. Now we are going to discuss the powers and functions of the governor. First of all, we will discuss executive powers. First of all, we will discuss executive powers. Option number A, he appoints the chief minister and on his advice the other ministers. This means that the leader of a party is invited to form the government. पहली ड्यूटी ये है गवर्नर की, ये स्टेट के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है और इसकी एडवाइस पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अलग अलग मिनिस्टर्स को ये अलग अलग अपॉइंट करता है और ये चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करता है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट बनाइए। अगर चीफ मिनिस्टर के पास क्लियर मेजॉरिटी होगी, अदरवाइज गवर्नर के पास फ्री हैंड नहीं है। ये किसी भी सड़क छाप को, किसी भी बेकारी को ये चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जैसे हम ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम डिसीजंस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट लेते हैं, हम यहाँ पे स्टेट के जितने
भी एक्शंस होंगे वो हम गवर्नर के नेम के अंडर लेंगे। और ये प्रेसिडेंट, ये गवर्नर जो होता है, गवर्नर जो होता है ये अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को भी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी, और ये जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करता है। ही मेक्स रूल्स फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिजनेस को चलाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद डी, ही इज इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। इसको पता चलता है, इसको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, चीफ मिनिस्टर। आगे हम देखेंगे इसका लेजिस्लेटिव पावर। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, इसकी ये ड्यूटी है कि ये पार्लियामेंट वालों को बुलाता, ये स्टेट लेजिस्लेचर वालों को बुलाता है और वहाँ पे हाउसेस में डिस्कशंस हेल्ड हो जाती है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ही नॉमिनेट्स वन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द असेंबली इन केस ही इज ऑफ द ओपिनियन। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक आदमी को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अगर इसको लगेगा कि इस कम्युनिटी को यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे ही नॉमिनेट्स इवन 1/6 ऑफ द मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर और 1/6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी अपॉइंट करता है। इसी तरह से गवर्नर के दस्तखत के बगैर कोई भी बिल लॉ नहीं बनती है। इफ ए बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर द गवर्नर में गिव हिज असेंट। इफ द कैबिनेट रिटर्न्स द बिल ही सेंड्स फॉर रिकंसिडरेशन, ही हैज टू गिव हिज अप्रूवल। इसको अप्रूवल देना ही देना है और ये तब ये बिल लॉ बन जाती है। जिस तरह से हम प्रेसिडेंट की बात करते थे, कोई भी बिल लॉ नहीं बनती है जब तक ना प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा। ये ऑर्डिनेंस भी बुला सकता है, ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज लॉ। इमरजेंसी में कभी कभार ये ऑर्डिनेंस बुला सकता है। एवरी सच ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी पास्ड विद 6 वीक्स। कम से कम 6 वीक्स इसको पास करने पे लगते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे फाइनेंशियल पावर्स। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्लियर लिखा है यहाँ ऑथर ने, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। कोई भी मनी बिल हम स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक ना हमें गवर्नर की कंसेंट होगी। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर का सीजेस टू बी लेड ईयर या सीजेस टू बी लेड एवरी ईयर द एनुअल बजट इन द लॉ। हर साल ये बजट को पास करता है LA में। ही यूज द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। यहाँ पे लिखा गया है जैसे प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यूज करता है, इसी तरह से गवर्नर कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट यूज करता है। ये इसका इमरजेंसी फंड है, ये इसको इमरजेंसी में यूज कर सकता है। और आगे हम बढ़ेंगे जुडिशियल पावर्स की तरफ। जुडिशियल पावर्स में गवर्नर का इम्पोर्टेंट रोल है ये कि ये किसी भी केस में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने उसको किसी भी इंसान को सज़ा दी गई है, ये रिमिट, ये सज़ा माफ़ कर सकता है। ये इसमें इसके जुडिशियल पावर्स आते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर हैज़ पावर टू पार्डन और रिमिट पनिशमेंट ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। किसी भी इंसान को कोई सज़ा दी गई है स्टेट के अंडर, उसको ये माफ़ कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ कंसल्टेड वाइल जज आर अपॉइंटेड। ये जज को भी अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट में। और साथ साथ ये प्रमोशन के भी, पोस्टिंग के मैटर में भी ये इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। तो यहाँ तक हमने जुडिशियल पावर्स भी पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करेंगे। डिस्क्रिशनरी पावर्स जैसे ऑप्शन नंबर 1, द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा हैव स्पेशल पावर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ ट्राइबल्स। जैसे आसाम की बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे, नागालैंड की बात करेंगे, त्रिपुरा की बात करेंगे, यहाँ पे गवर्नर्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ये माइनॉरिटियों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से गवर्नर किसी बिल को वापस भी कर सकता है, रिजर्व भी रख सकता है, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 द गवर्नर ऑफ स्टेट में सेंड रिपोर्ट टू सेंटर टू
ये बोल सकता उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हुई है और आप यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कीजिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैंने आज बुक दिखाई। इस बुक के माध्यम से, इस बुक के हेल्प से आप इस बुक को भी यहाँ से देख लीजिए। ये बुक जो है इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं। जी एन रस्तोगी एंड अरविंद कुमार वर्मा, बहुत स्पेशल बुक है, आप इसी को लाए, इसी से हम क्वेश्चन यूजुअली डिस्कस करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए और मेरी चैनल को दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्फॉर्म